नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का महत्व एस्ट्रोलॉजी में किस प्रकार से देखा जाता है, किस प्रकार से जब आप कोई कैलकुलेशन निकालेंगे, किसी की कुंडली बनाएंगे किसी जातक की, तो आपको ये चीज़ें बड़ी परेशान भी कर सकती हैं। तो अगर हम इसकी सही सही गणना जानते हैं, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड रेखांश अक्षांश देशांतर अच्छे से जानते हैं, तो उसमें हमें दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा ये कर्क रेखा, मकर रेखा, ये सारी बातें जो ज्योग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसको एस्ट्रोलॉजी में बार बार उपयोग में लाते हैं, तो उसको हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। तो मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी, 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी जानने के लिए आप सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मेरा प्रोफाइल क्या है, मैं कितने समय से एस्ट्रोलॉजी टीच कर रहा हूँ, कितने समय से इंजीनियरिंग में टीच कर रहा हूँ, कितने समय जनरल साइंस पढ़ा रहा हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। मैप के माध्यम से हम शुरुआत करेंगे ताकि हम चीज़ों को अपने से रिलेट कर पाए, हम कहाँ रहते हैं। ये भारत है, आप सभी जानते हैं। भारत की बात करें, हालांकि ये वीडियो कोई भारत के बाहर भी देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इस समय दिल्ली के पास बैठे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं, हमारे सबसे नज़दीक जो रेखा है इस समय भारत से निकलती, कर्क रेखा। हमने इस ग्लोब को, याद रखिए, ये तो मैंने क्या बनाया, मानचित्र, हमारे धरती के गोले को आसानी समझने के लिए हमने इसको मानचित्र में कन्वर्ट किया। और इस मानचित्र में किसी पर्टिकुलर पॉइंट को, अब हम ये तो कह नहीं सकते हैं कोई व्यक्ति कहीं खड़ा है तो ये मंदिर के सामने वाली जगह है या काके दे ढाबे के सामने पीछे वाली जगह है, क्योंकि कोई लैंडमार्क देने के लिए वहाँ एटलीस्ट एक बार तो कोई ना कोई जाना होना ज़रूरी है। लेकिन अगर हम सिंपली किसी भी अर्थ के किसी भी हिस्से में उंगली रख दें और वहाँ पहले कोई भी लैंडमार्क ना हो, तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यही मकसद किसका है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का। ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, उसके एग्जैक्ट डिग्री, मिनट और सेकंड पे हम उसी पॉइंट पर, आपने देखा होगा जब कभी वॉर चलती है, जंग चलती है, तो हम बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ये है, यहाँ पर बोफोर्स का तो गोला गिराना है और वो लमसम वहीं गिरता है। तो हमें ये जानना है कि ये किस प्रकार से हमें मदद करता है। कोई संतान, कोई जातक कहीं धरती के उत्तरी गोलार्ध में पैदा हुआ है, दक्षिणी गोलार्ध में पैदा हुआ, तो कैसे उसके जीवन में जो बदलाव आ रहा है ग्रहों का, और अगर वो नहीं, मान लीजिए दक्षिणी गोलार्ध में पैदा हुआ है लेकिन फिर भी सेम अगर उसको हम रखा है, सेम लॉन्गिट्यूड में रखे, तो बदलाव ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, तो ये कैसे है? तो इस बात को समझना है कि सूर्य उदय और अस्त का आधार हमारी सीधी खड़ी रेखाएं हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि क्या चीज़ आसानी से जो आपको समझ पाएँ, लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताने का प्रयास करूँगा। देखिए, चाहे इसको गोले के रूप में समझ लीजिए और चाहे इसको मैप के रूप में। अभी इसको अगर कॉम्पैक्ट करके फोल्ड करके गोला मान ले, तो गोले में जो रेखाएं, ध्यान से देखिए, वर्टिकल रेखाएं हैं, इसको वर्टिकल रेखाएं जो इसको पूर्व से पश्चिम की तरफ बांट रही। देखो जरा ध्यान से, पूर्व चले, पूर्व कहाँ जा रहे हैं, पश्चिम की तरफ। तो ये जो सीधी खड़ी रेखाएं हैं लॉन्गिट्यूड, याद रखिए लॉन्गिट्यूड। और जो लेटी हुई रेखाएं हैं, सिंपली ये ट्रिक भी आप समझ सकते हैं, लेटी हुई रेखाएं क्या है, लैटिट्यूड। खड़ी हुई रेखाएं क्या है, लॉन्गिट्यूड। हिंदी में जो रेखाएं इसको पूर्व से पश्चिम बांटती हैं उसको पूर्वी देशांतर कहते हैं। ये देशांतर रेखाएं हैं। देशांतर का ही आप सिनोनिम कह सकते हैं रेखांश। याद रखिएगा, देशांतर का ही सिनोनिम है रेखांश। कहीं लिखा होता है कि इस पर्टिकुलर जगह का रेखांश क्या होगा, यानी हम जब उसको लोकेशन जानने के लिए पूछते हैं कि रेखांश बताइए, तो हम जानना चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना देशांतर है या जीएमटी से कितना डिफरेंस आ रहा है। क्लियर हो गया? तो ये हमारे लिए बहुत काम आने वाली कैलकुलेशन। जैसे मान लीजिए किसी का जन्म जबलपुर में हुआ है, ठीक है, भारत में, और हम यहाँ चलते हैं, यहाँ पर कोई अगर हमें हिंद महासागर में कोई टापू मिलता है, सेंट पॉल द्वीप, यहाँ भी अगर मान लीजिए किसी का जन्म हुआ है, तो सूर्य उदय करीब करीब बराबर होगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? दूरी कितनी ज़्यादा है, बट क्यों सूर्योदय बराबर है? क्योंकि सूर्य उदय का आधार हमारी खड़ी हुई रेखाएं हैं, ना कि लेटी हुई रेखाएं। क्लियर? आपको पता है पृथ्वी अपने अक्ष में घूमती है पश्चिम से पूर्व। याद रखिएगा,
पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व, इसीलिए सूरज का आभास होता है पूर्व से आता हुआ। तो सूरज जब पूर्व से आता आभास होता है तो हम इस लाइन यानी इसके अक्रॉस जो भी होगा सब सूर्योदय एक ही जैसा माना जाएगा। क्लियर? आप देख रहे हैं सूर्योदय एक साथ आ रहा है, ये सूर्य आ रहा है तो पूर्व से आ रहा है किसकी तरफ? पश्चिम की तरफ आ रहा है। तो ये इस मैप को देखकर ही आप आसानी समझ जाएंगे कि न्यू ईयर जब मनाते हैं, जो नया साल अंग्रेजी नववर्ष मनाते हैं, तो उसमें किस प्रकार से मनाते हैं। जैसे न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन, इन लोगों ने नया साल मना लिया हमसे पहले। क्लियर हो गया? फिर ऑस्ट्रेलिया वालों ने मना लिया इसके बाद। क्लियर? फिर जैसे जैसे इस तरफ आ रहे हैं, देख रहे हैं कैपिटल, फिर टोक्यो ने मना लिया, जापान ने, ताइवान ने मना लिया, फिलीपींस ने मना लिया। तो ये पूर्व से पश्चिम की तरफ आ रहा है, यानी हम लोग न्यूजीलैंड के मुकाबले पश्चिम में हैं। याद रखिएगा, न्यूजीलैंड को हमारे मुकाबले ज़्यादा पूर्व की तरफ माना जा सकता है। क्लियर हो गया? सूरज यहाँ से आ रहा है और जब हमने नया साल मना लिया, हमारे बाद फिर पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, अफ्रीका, यूरोपियन कंट्री, और सबसे पश्चिम में क्या है? सबसे पाश्चात्य क्या माना जाता है? यूएसए। याद रखिएगा, वो हमें पूर्व के लोग कहते हैं, हम उनको पश्चिम के लोग कहते हैं। कहते हैं ना वेस्टर्नाइज्ड, वेस्टर्न कल्चर, ये भी अर्थ की ज्योग्राफी से बना है। अर्थ के मुकाबले माने किसी भी सिटी के मुकाबले कोई भी दूसरी सिटी वेस्ट या ईस्ट में हो सकती है, लेकिन एक बड़ी संस्कृति को हम जब आधार मानकर कोई बात कहते हैं तो उसका भौगोलिक, मानसिक कई रूप से उसका असर दिखाई देता है। जैसे भारत के मुकाबले हम कह देते हैं यूरोप पश्चिम में, तो ये भी पाश्चात्य है हमारे लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा पाश्चात्य, सबसे ज़्यादा वेस्टर्नाइज कौन है? अमेरिकन कंटिनेंट। क्लियर हो गया? इनका पहनावा हमें अलग लगता है, उन लोगों को हमारा पहनावा, वो हमें पूर्व के लोग कहते हैं, हम उनको पश्चिम के लोग कहते हैं। तो ये सब चीज़ों को आप अपने दिमाग में अगर संजो के रखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजी में बहुत हेल्प करेंगी। बिकॉज हो सकता है कभी आपको कोई न्यूयॉर्क का लोकल मीन टाइम निकालना हो या जोनल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम दे रखा हो, आपको उसमें करेक्शन करनी हो, ये सारी बातें, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आपको दे रखा हो और आपको किसी लोकल मीन टाइम निकालना हो, तो किस प्रकार से वो करेक्शन की जाती है, जब तक आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को नहीं जान लेंगे, यानी पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश को नहीं जान जाते हैं। तो याद रखिएगा, जो भी मैप में लेटी हुई रेखाएं हैं उनका सूर्योदय से आपको कुछ लेना देना नहीं है। उसका संबंध सिर्फ आपको देखना है सूरज में कर्क विस्तार, मकर में विस्तार, सिर्फ उसका। लेकिन सूर्योदय वाला जो अंतर है वो ये वर्टिकल रेखाएं ही बताएंगी। मेरी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। जैसे मैं कहता हूं कि सूर्य इस समय 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर है। क्लियर हो गया? तो अगर वो 23.5 डिग्री कर्क रेखा में है तो वो 20-21 जून का समय, यानी जनरली जब आप इसको एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं तो हम उसको 20 जून की रात मान लेते हैं, और हम जब एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट देखते हैं तो उसको 21 यानी 20 की रात्रि में या 21 के आसपास इसको माना जाता है। तो याद रखिएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कर्क रेखा में सूर्य कब प्रवेश करते हैं? 21 जून को। आप ये भी कह सकते हैं सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर गए। क्लियर हो गया? इसी प्रकार से आपको पता है ये फिर हमारे एरिया में भयंकर गर्मी पड़ने लग जाती है। उसके बाद फिर वो वहाँ से, देखिए सन का जो स्लॉट है अर्थ को कवर करने का सिर्फ इतना ही है। सन भूमध्य रेखा से कर्क रेखा तक जा सकते हैं, कर्क रेखा से मकर रेखा, इसके आगे सन नहीं जा सकते हैं। क्लियर? मेरी बात याद रखना है। बाकी की सारी राशियां जो हमने कवर की हैं इन्हीं के इन बिटवीन ही कवर करनी है आपको। क्लियर हो गया? माने अगर हम कह रहे हैं कि सूर्य अभी मेष राशि में है तो आपको कर्क के कंपेयर में वो ध्यान रखना है कि हम मेष राशि को कहाँ रखेंगे। यानी अगर आप चाहते हैं तो अपनी उन इमेजिनरी लाइंस को इनके बीच में 2-2 बार काउंट कर सकते हैं। 2-2 बार क्यों? क्योंकि एक बार वो जाएगा उसके बाद वो वापस भी आएगा। क्लियर होगा? जैसे मान लीजिए आजकल की बात, जब मैं क्लास ले रहा हूं, आजकल की एग्जांपल लेते हैं, तो आज है 1 मई। क्लियर हो गया? 1 मई। तो सूर्य फिलहाल अभी वही मेष राशि के आसपास है, यानी वो बड़ी तेजी से जा रहे हैं किसकी तरफ? वो कर्क रेखा के पास जा रहे हैं, यानी वो भूमध्य रेखा को क्रॉस कर चुके हैं और यहां कहीं हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस समय सूर्य जो है मेष में चल रहे हैं, और मेष का सूर्य आपको पता है एक्सेल्ड माना जाता है, उच्च का माना जाता है। तो सूर्य जब
यहां कहीं आते हैं तो सूर्य को उच्च का माना जाता है। इसके बाद फिर वो मेष के बाद वृष, मिथुन और फिर कर्क, और कर्क के बाद ये ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, सिंह, क्लियर हो गया, सिंह के बाद फिर कन्या, तुला, फिर मकर। तो ध्यान रखिएगा इस प्रकार से ये ऑर्डर मूव करता रहता है। तो मकर में आ जाएगा तो वापस यहां पर आ जाएगा। तो वही सीजन आपको अपने दिमाग में याद रखना है कि मकर राशि में प्रवेश कर गया है, यानी 22 दिसंबर, क्लियर हो गया। और इनका भी एक इन बिटवीन है। देखिए, जब सूर्य कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में है, उस समय हमने उसको बोला 23 सितंबर के आसपास शरद विषुव, क्लियर हो गया। यानी सॉरी, बीच में नहीं, कर्क रेखा से मूव करता हुआ वापस कहां आ गया, जब वो विषुवत रेखा पर, तो उसको बोल रहे हैं हम शरद। देखिए 21 के बाद क्या आएगा, 23 सितंबर, शरद विषुव, क्लियर होगा, अकॉर्डिंग टू उत्तरी या नॉर्थ हेमिस्फीयर के हिसाब से। और फिर वो 23 से आगे चलता चलता फिर वो जाएगा मकर रेखा में प्रवेश कर गया, और यहां से वापस फिर वो कहां के लिए चल पड़ेगा, बसंत विषुव के लिए। तो बात याद रखिएगा, जब मैं कह रहा हूं कि सूर्य बसंत विषुव में प्रवेश कर गए हैं, यानी वो 21 मार्च के आसपास का समय है, क्लियर हो गया। तो 21 मार्च के आसपास, यानी 21 मार्च के बाद ही जब नववर्ष प्रारंभ होता है, तो सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर जाते हैं, और सूर्य मेष राशि में एक्सेल्ड माने जाते हैं। लमसम आपको पता है 30 से 31 दिन सूर्य एक राशि में रहते हैं, तो काफी हद तक आपको इसका आइडिया हो गया होगा। लेकिन बिना जियोग्राफिकल फैक्ट को जाने आप कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट लगाएंगे तो बार बार आप धोखा खाएंगे। इसीलिए आप इस मैप को अच्छे से जान लीजिए। हमने अर्थ को, इस गोले को आसानी समझने के लिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस में बांटा है। इन वर्टिकल लाइंस को क्या कहा जाता है, वर्टिकल लाइंस को लॉन्गिट्यूड, क्लियर, और इनको लैटिट्यूड, क्लियर हो गया। अब इसमें देखिए, लॉन्गिट्यूड जो भी होगा, इनको डिग्री ईस्ट भी कह रहे हैं, जो भी, अब पूरी अर्थ को हमने जब डिवाइड किया तो लाइन खींचने के लिए कोई ना कोई हमें स्टार्टिंग बिंदु चाहिए था। तो ये स्टार्टिंग बिंदु क्या है, जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। ये जो मैंने क्रॉस लगा रखा है, ये कोई गलती से नहीं है, ये आपको समझाने के लिए लगा रखा है। ये जो रेड लाइन है, ये रिप्रेजेंट करती है भूमध्य रेखा। ये ग्रीन लाइन जो मैंने यहां मार्क की है, ये कर्क रेखा या कैंसेरियन, और ये ब्लू लाइन ये कैप्रिकॉन, क्लियर। 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और 23.5 डिग्री पर मकर रेखा है साउथ हेमिस्फीयर पर। और ये जहां पर भूमध्य रेखा और हमारी ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, या कह सकते हैं आप 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को काटता है, क्लियर। इस पॉइंट ये कहां पड़ता है, दक्षिणी अटलांटिक ओशियन में पड़ता है। तो आप याद ध्यान रखना, आपको इस लाइन से ही हमने टाइम का निर्धारण किया है, क्लियर हो गया। कोई देश समय में या तो इससे आगे है या इससे पीछे है। अब याद रखिए, क्योंकि हम लोग सूर्योदय से पहले लेते हैं, ग्रीनविच से पहले लेते हैं, इसलिए हम लोग समय में आगे हैं, डिग्री ईस्ट, और जो इससे पीछे है उसको डिग्री वेस्ट। सूर्योदय यहां बाद में होगा, क्लियर। तो कई ऐसे शहर आपको एग्जाम्पल के तौर में दिए जाते हैं, या आप जब किसी जातक की कुंडली आपके सामने आती है तो गणना करनी पड़ती है, मैनुअली करना पड़ता है उसको। कंप्यूटराइज अगर सेट नहीं हो रहा है तो आपको मैनुअली करेक्ट करना पड़ता है कि जोनल स्टैंडर्ड टाइम से उसका ग्रीनविच मेरिडियन टाइम निकाला जाए, तो कुछ चीज़ें गलत आ रही हैं उसको ठीक किया जाए। तो कैसे वो किया जाता है, यहाँ उसको देखते हैं हम। तो आई थिंक आपको ये वाली लाइन अभी तक समझ में आ गई होंगी कि ये जो लेटी हुई रेखाएं हैं लैटिट्यूड, खड़ी रेखाएं हैं लॉन्गिट्यूड। और हमें लॉन्गिट्यूड से ही विशेष मतलब है, जो हम न्यूमेरिकल यहां करने वाले हैं, जो भी कैलकुलेशन करने वाले हैं, लॉन्गिट्यूड हमारा विशेष सेंटर पर रहेगा। क्योंकि जो लैटिट्यूड है वो सिर्फ मैंने आपको पहले बता दिया, सूर्य के अलग अलग राशियों में प्रवेश को बताएगा, वहां आपके लिए हेल्पफुल होगा। लेकिन जो वर्टिकल लाइंस है ये तो आपको हर दिन सूर्य उदय सूर्य अस्त स्टैंडर्ड टाइम की जानकारी देने के लिए होगा। तो ये जो 0 डिग्री लाइन है, अगर हम यहां से ईस्ट की तरफ चलते हैं तो भारत अब इतना बड़ा देश है, अब पूरे भारत में एक साथ सूर्योदय तो होता नहीं है। तुमने भारत में एक शहर लिया
और वो शहर आया 82.5 डिग्री ईस्ट पर। क्लियर हो गया। ये शहर पड़ता है प्रयागराज के पास, उस कस्बे का नाम है नैनी। याद रखिएगा, भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है कहाँ से लिया गया है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज टेकन फ्रॉम, आप इंटरनेट पे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। पुराना नाम इलाहाबाद था, बदल गया प्रयागराज। इसके पास एक कस्बा है नैनी। सम टाइम आप इंटरनेट पे मिर्जापुर भी पाते हैं, बिकॉज एग्जैक्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? मिर्जापुर, बट इसके नजदीक जो बड़ा फेमस शहर है वो है प्रयागराज। क्लियर हो गया। तो ये 82.5 डिग्री पर है। अब सूर्य उदय यहां से, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड टाइम भारत का ही है, अगर हम दिल्ली में माप रहे हैं तो हम उस लाइन से पश्चिम में हैं, ध्यान रखिए जरा। और अगर हम जैसे पटना में माप रहे हैं या हम डिब्रूगढ़ यानी आसाम में माप रहे हैं तो उस लाइन से ईस्ट में है। यानी सूर्य उदय असम साइड पहले होता है और गुजरात साइड बाद में होता है। सबसे पहले भारत में सूर्योदय होता है अरुणाचल प्रदेश में, और अंत में सबसे ये गुजरात का कच्छ वाला जो एरिया वहां पर। यानी भारत में ही सूर्योदय का समय 1.5 से 1.25 घंटे का फर्क आ जाता है। क्लियर। वो आप डिग्री से भी जान सकते हैं, हर डिग्री की मूवमेंट में 4 मिनट का अंतर आ जाता है। क्लियर होगा। तो जितनी लाइन इंडिया में से क्रॉस करेंगी लॉन्गिट्यूड, उतने ही मिनट का करीब करीब अंतर आ जाएगा। तो ध्यान रखना है, हमने पूरे मैप को यहां लिखा भी है। कुल देशांतर रेखाएं 360 देशांतर रेखाएं हैं। क्लियर हो गया। देशांतर रेखाओं के बीच में जो गैप है वो गैप ध्रुवों के नजदीक कम होता है, और जैसे जैसे ये भूमध्य रेखा के नजदीक आती रहती हैं, ध्रुव यानी पोल्स, पोल्स में, क्योंकि पोल से तो शुरू ही हुई हैं, जैसे ये भूमध्य रेखा के नजदीक आता है ये गैप मैक्सिमम हो जाता है। तो कभी भी आपको कहता है कि देशांतर रेखाओं के बीच में अधिकतम दूरी कितनी हो सकती है, जो भूमध्य रेखा में ही मिलेगी आपको 111.32। अगर आप इसको अप्रोक्सीमेटली या एवरेज वैल्यू ले लें तो आप कह सकते हैं कि दो देशांतर रेखाओं के बीच में जो दूरी हम काउंट करते हैं करीबन एवरेज 100 किलोमीटर ले लेते हैं। क्लियर हो गया। तो ध्यान रखना है, ये इस प्रकार से अर्थ को घेरे हुए है, 360 है। और क्योंकि धरती 24 घंटे में 360 देशांतर रेखाओं को घूम लेती है, इसका मतलब वो 1 घंटे में 360 डिवाइडेड बाय 24, तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है अर्थ। ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, हमने अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कुछ वर्चुअल रेखाएं खींची, उनको नाम दिया और उनको हमने टाइम से कनेक्ट कर दिया, बिकॉज कुछ ना कुछ आधार तो होना चाहिए। तो हमने आधार किनको बनाया? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को। तो 1 घंटे में अर्थ 15 डिग्री घूम लेती है। इसका मतलब 60 मिनट, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में 15 डिग्री, तो 1 डिग्री घूमने में अर्थ को 4 मिनट लगता है। तो अगर मैं आपको कोई भी 2 शहर दे दूं, उनके बीच में डिग्री का अंतर दे दूं और एक शहर का टाइम आपको दे दूं, तो आप दूसरे का शहर अपने आप ही निकाल लेंगे टाइम क्या है कि वहां पर अभी कितने बजे होंगे। मिसाल के तौर पर जैसे हम ले लेते हैं ग्रीनविच को। ग्रीनविच में मान लीजिए रात के 12 बजे हैं, रात्रि के 12 बजे हैं। हम डेट भी बता देते हैं आपको, 1 मई रात्रि के 12 बजे। तो हम जानना चाहते हैं भारत में 82.5 डिग्री 30 मिनट क्या समय हुआ होगा। याद रखिएगा, 82.5 डिग्री 30 मिनट को जब हम यहां अपने कैलकुलेशन में लिखेंगे तो 82.5 लिखेंगे, ना कि 82.3। बिकॉज हो गया, बिकॉज 30 डिग्री में वो हाफ माना जाता है, और 60 जब वो कह रहा है ना 82 डिग्री 30 मिनट, तो 30 मिनट में वो हाफ माना जा रहा है, और 60 मिनट में वो पूरा 1 डिग्री हो जाता है। इसीलिए हम 82.5 इसको कैलकुलेशन में लिखेंगे। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 4 के साथ, तो कितने घंटे कितने मिनट आ जाएगा? मेरी बात आपको समझ में आ रही है? 82 डिग्री 5 मिनट की मूवमेंट निकालनी है हमें इन दोनों के डिफरेंस को जानने के लिए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें घंटे और मिनट में कैलकुलेशन आएगी 5 घंटे 30 मिनट। मेरी बात आपको समझ में आई? अगर 1 डिग्री की मूवमेंट 4 मिनट है तो 82 डिग्री 30 मिनट या 82.5 इंटू में 4 करेंगे तो आएगा 5 आवर्स 30 मिनट्स। यानी इसमें ग्रीनविच मेरिडियन टाइम और भारत का मानक समय में 5.5 घंटे का अंतर क्या है, प्लस या माइनस?
क्योंकि हम पूर्व के लोग हैं और पूर्व में सूर्य आता है पहले। मेरी बात समझ में आ गई आपको? ईस्टर्न साइड, इसीलिए +5:30। तो अब जरा टाइम बताएं, यहां रात्रि के 12 बजे, उसमें 5:30 जोड़ दो प्लस में, तो भारत में उस समय 5:30 बजे होंगे सुबह के। डेट होगी 1 मई। यहां पर 1 मई अभी लगी है और यहां पर 5:30 घंटे बीत चुके हैं। आप ये भी कह सकते हैं भारत वाले इंग्लैंड वालों से नया साल कितने घंटे पहले मना लेंगे? 5.5 घंटे पहले मना लेंगे। क्लियर हो रहा है आपको? तो ये ध्यान रखें, ये तुलना बड़ी काम आएगी आप लोगों को जब तक आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का सही फर्क नहीं जान लेंगे, तब तक आप बार बार गच्चा खाएंगे ही खाएंगे। अब कई दफा हमें एक पर्टिकुलर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों की आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि हम उन दोनों के इंटरसेक्ट पॉइंट से जान जाते हैं कि ये राशि में, जब सूर्य राशि में प्रवेश करेगा तो कौन सी राशि में आएगा वो, जब साइडेरियल टाइम निकालेंगे। और सूर्य जब उदय हो रहा है तो उदय होने का समय निर्धारित करना हो, तो हमें दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये बात याद रखिएगा। जनरली जब आप कुंडली बनाते हैं तो सिर्फ हम किससे काम निकाल लेते हैं? जो वर्टिकल रेखाएं खड़ी हुई हैं। लेकिन अगर हम खड़ी रेखाओं को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, हम हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें, तो हॉरिजॉन्टल लाइन भी अच्छा खासा फर्क डाल सकती हैं। जब हम बात करें, जैसे मान लीजिए किसी का जन्म हुआ है साउथ हेमिस्फीयर में, न्यूजीलैंड में, तो सूर्योदय तो रशिया में भी सेम समय पर होगा अगर वो सेम लॉन्गिट्यूड पर है, लेकिन कुंडली एक सी नहीं बनेगी, कुंडली में अंतर आएगा। इसीलिए हम लैटिट्यूड का भी फर्क निकालेंगे और लॉन्गिट्यूड का भी फर्क निकालेंगे। ठीक हो गया? तो ये बात याद रखिएगा। आपने कुछ एग्जाम्पल शायद भारत के कर लिए होंगे तो आपको लग रहा होगा, या आपने खाली उत्तरी ध्रुव के एग्जाम्पल कर लिए होंगे तो आपको लग रहा होगा कि नहीं, हमें कभी भी इन लेटिव रेखाओं की, हॉरिजॉन्टल लाइंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नहीं, आपको इन लाइनों की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसीलिए जानना जरूरी है। इस गोले को बांटने के लिए जो हमने लेटिव रेखाएं दी हैं, क्योंकि ये रेखाएं इसको उत्तर से दक्षिण में बांटती हैं, इसीलिए उनको बोल देते हैं डिग्री नॉर्थ, डिग्री साउथ। जो भी भूमध्य रेखा, ये जो रेड लाइन है भूमध्य रेखा रिप्रेजेंट करती है ना, इक्वेटर, विषुवत रेखा, जो भी इसके ऊपर है वो क्या है? डिग्री नॉर्थ। ये डिग्री ईस्ट, नॉर्थ डिग्री और डिग्री साउथ। और डिग्री ईस्ट क्या है? डिग्री ईस्ट ये, और डिग्री वेस्ट वो। डिग्री ईस्ट याद रखिएगा इस लाइन से ईस्ट में, और डिग्री वेस्ट इस लाइन से। तो हमने जो ये पॉइंट लिया, आप इस पॉइंट को सीधा आधार बना लीजिए। तो इस पॉइंट से जो भी ऊपर जा रहा है वो क्या है? इस पॉइंट से जो भी ऊपर जा रहा है वो डिग्री नॉर्थ। इस पॉइंट से जो भी नीचे जा रहा है डिग्री साउथ। इस पॉइंट से जो इधर जा रहा है डिग्री ईस्ट। इस पॉइंट से इधर जा रहा है डिग्री वेस्ट। क्लियर हो गया? दिशाओं का ज्ञान तो आई थिंक आप लोगों को होगा, होना भी चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, यह भी आप लोगों के एस्ट्रोलॉजी में बहुत काम आएगा। सूर्य उदय होते समय अगर आप पूर्वामुखी होकर खड़े होते हैं, सूर्य उदय होते समय अगर आप पूर्वामुखी होकर खड़े होते हैं तो आपका दायां हाथ दां से दायां, दां से दक्षिण दिशा की तरफ होगा। क्लियर हो गया? ये दो दिशाएं निकाल लेंगे तो आप सारी निकाल लेंगे। अगर ये पूर्व है तो ये मेरा सज्जा हाथ, राइट हैंड, दां से दायां, दां से दक्षिण, राइट हैंड मेरा होगा टुवर्ड साउथ। तो अगर ये ईस्ट है और ये साउथ है तो हम जान सकते हैं ये होगा नॉर्थ और मेरे पीठ के पीछे होगा वेस्ट। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखना है। इसको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा से रिवाइंड करके देखिए, क्योंकि मकसद एक ही चीज समझ में आनी चाहिए। क्लियर हो गया? तो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम समझ में आ गया और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम समझ में आ गया। तो अब कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई अहमदाबाद में पैदा हुआ है, तो अगर आपको अहमदाबाद का समय दे दिया जाए, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अगर आपको अहमदाबाद का लोकल टाइम दे दिया जाए और आपको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निकालना है, तो आप उसमें क्या करेंगे? कुछ मिनट्स का डिफरेंस आएगा, उस मिनट्स को जोड़ेंगे या उस मिनट्स को घटाएंगे। क्योंकि अहमदाबाद इलाहाबाद से पश्चिम में है। क्लियर हो गया? क्योंकि अहमदाबाद इलाहाबाद से पश्चिम में है, यानी इलाहाबाद समय में आगे है और ये पीछे है। तो जो भी आएगा उस टाइम में
अगर अहमदाबाद के टाइम में कुछ मिनट का डिफरेंस आ रहा है, वो जोड़ दें आप, तो आपको इलाहाबाद का समय मिल जाएगा। समझ में आ गया? इसी प्रकार से आपको गुवाहाटी का टाइम दिया हुआ है, आपको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम निकालना है, तो गुवाहाटी के टाइम में जितने डिग्री का लॉन्गिट्यूड का फर्क आपको गिवन है, सपोज मैं एग्जांपल देके बता रहा हूं कि कोई शहर इलाहाबाद या प्रयागराज से 2 डिग्री वेस्ट में है, 2 डिग्री वेस्ट में है। आपको 2 डिग्री वेस्ट सुनते ही ध्यान आना चाहिए कि वो लॉन्गिट्यूड की बात कर रहा है, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट में क्या रहता है? सिर्फ लॉन्गिट्यूड, और नॉर्थ और साउथ में क्या रहता है? लैटिट्यूड। कोई शहर इलाहाबाद प्रयागराज से 2 डिग्री वेस्ट में है, इलाहाबाद का समय इतना है, तो बताइए उस शहर का समय कितना होगा? बता सकते हैं आप? सिंपली करना क्या है, 2 डिग्री, 1 डिग्री में 4 मिनट का फर्क आता है, तो 2 डिग्री में 4 दूनी 8 मिनट का फर्क आएगा। अब वो वेस्ट में है वो शहर, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम उससे आगे है, तो जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का शहर जो टाइम होगा उसमें से 8 मिनट माइनस कर दीजिएगा। लेकिन जनरली हम जब जैसे एनसी लहरी जी की बुक है टेबल ऑफ असेंडेंट, उसमें जब गणना करते हैं तो जो टाइम आपको गिवन होता है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है, यानी ये वाला टाइम होता है, और आपको निकालना होता है लोकल टाइम निकालना होता है आपको। अब मान लीजिए हमने नोट किया घड़ी में हमारी 12:10, ठीक है, तो वो क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और हमें लोकल मीन टाइम जानना है या लोकल मेरिडियन टाइम जानना है, तो वो जोधपुर का जो समय है वो समय कैसे निकालेंगे? वो समय, अब क्योंकि वो शहर आईएसटी से वेस्ट में है, तो आईएसटी से वेस्ट में है मतलब आईएसटी आगे है जो आपको गिवन है, तो आईएसटी में से अगर माइनस कर देंगे तो पश्चिम का समय आ जाएगा, आईएसटी में प्लस कर देंगे तो ईस्ट का समय आ जाएगा। क्लियर होगा? जरूरी नहीं है आपको भारत की सीमाओं के परे भी हमारा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड काम करता है, एकदम एग्जैक्ट वैसे ही काम करेगा। आपको पता है भारत का आईएसटी कितना है, तो उसके कंपेयर में अगर आपको जापान का कहीं टाइम निकालना तो आप निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? जैसे टोक्यो का आपको डिग्री दे दिया, डिग्री ईस्ट होगा ये, आपको पता है क्यों? क्योंकि ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से टुवर्ड ईस्ट है, उसमें जितने डिग्री का फर्क आ रहा होगा। क्लियर? जलीली अगर हम कहें तो 50 से 55 डिग्री का फर्क कम से कम आ रहा होगा, तो अगर हम 55 डिग्री इंटू में 4 मिनट कर दे, 5 चौको 20, कम से कम वही 20 यानी 6 18 हाँ, तो 3.5-4 घंटे का फर्क दिखाई देगा। क्लियर हो गया? नहीं 50 डिग्री का तो नहीं, 4 चौक 16, हाँ 40 से 45 डिग्री का फर्क इसमें आ सकता है। तो याद रखिएगा, क्योंकि अगर हम जानना चाहते हैं कि 2.5 से 2.75 घंटे का फर्क है, तो उसी हिसाब से आप डिग्री कैलकुलेट कर लेंगे, आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा। तो अभी एक आपको मैंने मोटा सा आइडिया दिया है कि किसी भी शहर का आपको अगर लैटिट्यूड नॉट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दे दिया जाए, तो आप भारत के आईएसटी से, देखो भारत का आईएसटी तो आपको सबको याद रखना है 22.5 डिग्री पर, और ये जीएमटी कितना है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसको 0 डिग्री माना जाता है, ना तो ईस्ट में ना ये वेस्ट में, ये हमारा स्टैंडर्ड है। और हैं कितनी टोटल रेखाएं? 360। क्लियर? तो ये फर्क आपको इस हिसाब से आप ये भी जान सकते हैं फिर कि अगर वो 4 मिनट हैं, 4 मिनट का मतलब कितने सेकंड? 6 चौक 200, ये भी कह सकते हैं कि 1 डिग्री जो है वो 240 सेकंड का है, बिकॉज समझ रहे हैं आप, 1 मिनट में 60 होते तो 4 मिनट में 6 चौक 24, 200, तो हम ये कह सकते हैं ये है 60, ये 1 डिग्री है। एंगल का याद रखिएगा, दिस इज फॉर एंगल, दिस इज फॉर टाइम। 60 मिनट एंगल अगर 240 सेकंड के बराबर है, तो 1 मिनट का एंगल अगर डिवाइडेड बाय 60 कर दें यहां पर, तो कितना आएगा? 4 सेकंड। तो 1 मिनट अगर
लॉन्गिट्यूड चेंज हो रहा है, जैसे कहते हैं ना 72 डिग्री 30 मिनट, तो अगर 1 मिनट भी लॉन्गिट्यूड चेंज हो रहा है तो 4 सेकंड का फर्क वहां दिखाई देगा। क्लियर हो गया? आप लोगों को बात याद रखनी है, 1 घंटे लॉन्गिट्यूड में 15 डिग्री का फर्क है, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट का फर्क है, और 1 मिनट लॉन्गिट्यूड में 4 सेकंड का फर्क है। एंड दिस इज फॉर टाइम एंड दिस इज फॉर एंगल। याद रखिए, दिस इज फॉर टाइम, दिस 4 सेकंड इज फॉर टाइम एंड दिस इज फॉर एंगल, रोटेशन, मूवमेंट। तो इतना आपको क्लियर हुआ। थोड़ी सी लैटिट्यूड की बात और कर लेते हैं। लैटिट्यूड हमेशा पैरेलल होती है, इनके बीच का गैप भी पैरेलल होता है। इनके बीच की दूरी है, हर लैटिट्यूड के बीच की दूरी 111 किलोमीटर की है। टोटल कितने हैं ये अर्थ में? 181, क्योंकि आपको पता है यहां से अगर हम खींचेंगे भूमध्य रेखा से ऊपर, तो यहां ऊपर 90 और यहां भी 90, तो अगर भूमध्य रेखा को भी शामिल कर लें तो ऊपर 90 नीचे भी 90, तो ये 90 और 90 180 जमा भूमध्य रेखा 181। कई दफा हम क्या करते हैं, क्योंकि जब ये जाएगा वहां पर ध्रुवों में, तो ध्रुवों में तो लाइन नहीं रह जाएगा, ये डॉट रह जाएगा सिर्फ, तो इसीलिए 181 में अगर हम 2 घटा दें तो ये आता है 179, 179। क्लियर हो गया? 179 क्यों? क्योंकि ध्रुवों में जाकर जो लैटिट्यूड है वो लाइन ना रहकर एक पॉइंट रह जाता है। अगर वो कहता है टोटल पॉइंट कितने 181, लेकिन यहां पर 360 पॉइंट हैं। ठीक है, 360। तो ध्यान देना, इनके बीच का गैप ध्रुवों में काफी कम होता है, लॉन्गिट्यूड के बीच का गैप, बट लैटिट्यूड के बीच का गैप हमेशा इक्वल रहेगा 111। तो आप ये देख रहे होंगे कि लमसम 100 से 110 किलोमीटर का फर्क एवरेजली रहेगा ही रहेगा। ठीक है, हर डिग्री में। और इसमें 23.5 डिग्री, आपको पता है अर्थ अपने अक्ष पर या भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, उसी झुकाव पर वो मूवमेंट करती है। और आपको पता है इसी झुके होने के कारण ही मौसम में परिवर्तन आते हैं। और आपको पता है सन इन 2 डिग्री के बीच ही मूवमेंट करता है। सन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि भाई यहां दिखाई दे रहा है या इस लाइन के ऊपर आ गया, नहीं। सन यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, बस। खैर, जब सूरज यहां आ गया है भूमध्य रेखा पर, उस समय हमारे लिए बहुत अच्छा मौसम है, ना तो ठंडा ना तो गर्म, यानी बसंत। उसके बाद यहां से होकर दोबारा वापस क्रॉस करता है तो फिर शरद आ जाता है। शरद में भी ना तो ठंडा ना तो गर्म, यानी वही कोई मार्च के आसपास भी सन यहां रहता है और सितंबर के आसपास भी सन यहां रहता है। क्लियर हो गया? तो जब सन यहां रहेगा तो इन लोगों को तो परेशानी बढ़ जाएगी। किनको? भूमध्य रेखा वालों को। बट हमारे लिए वो रिलैक्सिंग टाइम रहेगा एक प्रकार से, ना तो एक्सट्रीम में कोल्ड रहेगा ना एक्सट्रीम में समर रहेगा। ठीक हो गया? तो इस चीज को ध्यान रखना है कि किस प्रकार से ये चीज कवर करनी है। और तो दोस्तों, आई थिंक आपको हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन का फर्क समझ में आ गया होगा। हम कुछ शहर और ले लेते हैं ताकि इसको आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएं। ऐसे मान लीजिए कोई कहता है किसी का जन्म चाइना में हुआ है, चाइना में हम कहें तो आप कोई शहर शंघाई में हुआ है, तो शंघाई में अगर हम लेते हैं लॉन्गिट्यूड, याद रखिएगा लॉन्गिट्यूड ईस्ट में लेंगे, टुवार्ड ईस्ट, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से जो भी टाइम निकालना है वो प्लस करेंगे आप। ठीक है? कोई कहता है कि किसी का जन्म हुआ है न्यूयॉर्क में, तो ये न्यूयॉर्क शहर है यूएसए में। क्लियर हो गया? और यूएसए का भी आपको पता है जोनल टाइम होते हैं, इसके भी आपको पता है कई जोन अलग अलग बांट रखे हैं। तो अगर कोई बोलता है यूएसए में टाइम, यूएसए का आपको वो लॉन्गिट्यूड दे देता है, भारत का लॉन्गिट्यूड आपको पता है, भारत का समय दे देता है, तो आपको कहेगा वॉशिंगटन या न्यूयॉर्क का समय बताइए, तो आप बता सकते हैं। सिंपली करना क्या, आपको जितने डिग्री का फर्क होगा उतने डिग्री को मिनट्स में यानी टाइम में कन्वर्ट करो, और जो ये टाइम है उस टाइम में से इस टाइम को माइनस करना है, क्योंकि ये पूर्व का समय है और पूर्व में सूर्य पहले आता है और पश्चिम में सूर्य बाद में आता है। एक एग्जांपल के तौर पर करते हैं, जैसे मान लीजिए हम यूएसए को जोनल टाइम में, स्टैंडर्ड टाइम में बांटते हैं, तो एक जोनल टाइम हम ले लेते हैं -5.5 घंटे का
टाइम है, -530 आवर्स का। क्लियर हो गया। और भारत में 530 आवर्स का स्टैंडर्ड टाइम है। क्या भारत में एक ही है, भारत में जनरल टाइम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसके मुकाबले बहुत बड़ा देश नहीं है ज्योग्राफिकली, तो क्योंकि आपको पता है यूएसए में ना सिर्फ ये वाला पार्ट, अलास्का वाला पार्ट भी शामिल है। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति जो यूएसए में करीबन, यूएसए के जो ईस्टर्न पार्ट में, याद रखिएगा यूएसए हमसे वेस्ट में है, बट यूएसए में भी कुछ ईस्ट और कुछ वेस्टर्न पार्ट है अपना। क्लियर हो गया। तो ये अगर हम बात कर लेते हैं, सबसे पूर्वी छोर में कोई शहर है, उसका जोनल टाइम -530 आवर्स है और भारत का स्टैंडर्ड टाइम 530 आवर है। तो हम जानना चाहते हैं अगर भारत पे इतना समय, तो वहां पर समय इस समय क्या हो रहा होगा। तो अपना ही समय ले लेते हैं। अभी मैं क्लास ले रहा हूं, तारीख है 1 मई 2021। क्लियर हो गया। 1 मई 2021। क्लियर। और टाइम हो रहा है सुबह के 10 बजे। ठीक है, हो सकता है आपको बोर्ड की लिमिटेशन के कारण पूरा ना दिख रहा हो, बट मेरी ऑडियो एकदम क्लियर आ रही होगी आपको। 1 मई 2021 को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हुआ है, सुबह के 10 बजे हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि अब चलो दिमाग को शांत रखने के लिए एक शहर ही आपको अलाट कर देते हैं, बॉस्टन। क्लियर हो गया। तो ताकि आसानी से निकाल सकें, बॉस्टन का टाइम निकालना है, वहाँ का आपको टाइम डिफरेंस दे दिया गया है, यानी डिग्री के हिसाब से हमने क्या निकाल लिया, बॉस्टन का टाइम डिफरेंस। यानी ये जीएमटी से -530 है, हम जीएमटी से +530 हैं। क्लियर हो गया। ये जीएमटी से +530 और ये जीएमटी से -530। तो अगर दोनों के बीच में गैप की बात करें, कितने घंटे का गैप है, तो देखिए 5 घंटे 30 मिनट इस तरफ, 5 घंटे 30 मिनट, तो टोटल टाइम हो गया 11 घंटे का। तो हम बॉस्टन से 11 घंटे आगे हैं, क्योंकि हम ईस्टर्न साइड, पूर्व के लोग हैं, वो पश्चिम के लोग हैं। 10 बजे हैं आपके घड़ी में, उनकी घड़ी को 11 घंटे पीछे कर दो, उनकी घड़ी को 11 घंटे पीछे कर दो। क्लियर। कैसे करेंगे, सिंपली या तो अपने दिमाग में खुद ही कैलकुलेट कर लें, क्योंकि इमेजिनेशन जिसकी अच्छी है उसकी कैलकुलेशन जरूर अच्छी होगी, बट हर बारी वो उसको पेपर पे करके देखेगा तो बात नहीं बनेगी। तो सिंपली क्या कर सकते हैं, जैसे ऐसा आपको पता लग रहा है 11 घंटे का 12-13 घंटे का फर्क है, तो सिंपली क्या करो, उसकी घड़ी और हमारी घड़ी में 12 घंटे का फर्क ले आओ। हमारी घड़ी में सुबह के 10 बजे, उसकी घड़ी में रात के 10 बजा दो, और डेट पिछले वाली, 12 घंटे का फर्क हो गया। हमारी घड़ी में सुबह के 10 बजे, उसकी घड़ी में रात के 10 बजा दो। डेट यहां 1 मई है, वहां पर 30 अप्रैल कर दो। अब उसकी घड़ी को 1 घंटा बढ़ा दो। क्लियर है ना, ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम बढ़ गए तो गैप और बढ़ जाएगा, हमारी घड़ी तो वहीं रहेगी। क्लियर। पहले दोनों घड़ी के बीच में फर्क कितना था, 12 घंटे का। अब उसकी घड़ी, क्योंकि हमारा तो रेफरेंस पॉइंट रहेगा ना, हमारा तो इस पे सेट हो गया ये, तो उसकी घड़ी को 1 घंटा और बढ़ा दो। तो पहले उसकी घड़ी में रात के 10 बजे थे, अब उसकी घड़ी में 11 बजा दो रात के। तो अब दोनों घड़ियों के बीच में डिफरेंस आ गया एग्जैक्ट 11 आवर। यानी यूएसए में बॉस्टन शहर में इस समय रात्रि के 11 बजे होंगे और डेट होगी 30 अप्रैल 2021, जबकि हम मॉर्निंग में 10 बजे 1 मई को हैं। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से हम किसी भी शहर का डिफरेंस निकाल सकते हैं। कोई भी आपको शहर दे दें, जैसे फ्रांस की राजधानी कैपिटल पेरिस भी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुकाबले वेस्ट में है, तो जो भी टाइम निकाला जाएगा आईएसटी से घटाया जाएगा। क्लियर हो गया। और एक बात और याद रखिएगा, ये तो इंडियन स्टैंडर्ड, नॉट इंडियन, ये इंटरनेशनल टाइम है, जीएमटी ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। इससे ठीक 180 डिग्री पर जो लाइन आती है, इससे ठीक 180 डिग्री पर अगर आप यहां देखेंगे तो 180 डिग्री इस लाइन से, यानी हम कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूड 180 रिप्रेजेंटिंग इंटरनेशनल डेट लाइन, इसको डेट लाइन बोलते हैं। और जैसे इस डेट लाइन को कोई क्रॉस करता है, उसकी तिथि बदल जाती है, उसकी डेट बदल जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है। पूर्व को माना जाएगा यहां से, देखिए ये वाला हिस्सा में आपको दिख रहा होगा, ये रशिया है, घूमकर दोबारा यहां जाएंगे तो ये रशिया दोबारा आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो यानी रशिया, फिर से ये यूएसए।
क्योंकि अलास्का यूएसए का पार्ट है। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन जो 180 डिग्री ईस्ट में है लॉन्गिट्यूड, इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। और जैसे ही कोई डेट लाइन क्रॉस करता है उसको डेट बदलनी पड़ती है। आप बता सकते हैं अगर कोई व्यक्ति पूर्व से पश्चिम में जाएगा तो एक दिन पुरानी तारीख चली जाएगी। जैसे मान लीजिए अभी हम पूर्व में हैं और 1 तारीख को अगर इस डेट को मैं इस लाइन को क्रॉस कर जाऊं तो मैं 30 अप्रैल को चला जाऊंगा। लेकिन कोई अमेरिका साइड से रशियन साइड आ जाए तो 30 अप्रैल से 1 मई आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो यानी यहाँ के इस लाइन के आसपास के जो लोग न्यू ईयर बनाते हैं वो डबल फायदे में रहते हैं। पहले यानी कौन से न्यू ईयर की बात कर रहे हैं अभी हम थोड़े समय के लिए समझने के लिए, इंग्लिश न्यू ईयर की बात कर रहे हैं। 31 दिसंबर की रात पहले एंजॉय करेंगे रशियन साइड वाले, पूर्व के लोग। उस समय वहां भी रात्रि तो हुई होगी लेकिन उसको रात्रि को कौन सी रात मान रहे होंगे? वो 30 दिसंबर की रात मान रहे होंगे। और नेक्स्ट नाइट में यानी जब यहां 1 तारीख जनवरी की लगी होगी तब वो 31 तारीख की रात मानकर उसको एंजॉय करेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों? तो ये जब तक ज्योग्राफिकल फैक्ट आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप बार बार एस्ट्रोलॉजी में यहाँ पर गच्चा खाते रहेंगे और आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। आशा करता हूँ आपको इस लेक्चर ने काफ़ी ज़्यादा सहूलियत दी होगी। हालांकि अगर आप कुछ लोकेशन समझना चाहें तो मैं बिल्कुल आपको मदद कर सकता हूं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है मैं स्पेन में मेरा जन्म हुआ है, तो स्पेन आपको पता है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम वाली लाइन जो स्पेन से क्रॉस करती है, अल्जीरिया से क्रॉस करती है। क्लियर हो गया? और ये अंटार्कटिका है, याद रखिएगा। इसको वैसे नो मैंस लैंड कहा जाता है, वो एक गलत वाक्य है क्योंकि यहाँ पर भी मानव बस्तियाँ हैं। इनफैक्ट पेरू जैसी कंट्री ने तो कुछ कॉलोनीज भी बना रखी है अंटार्कटिका में। और ये सब बातें हमें इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि जब हम एस्ट्रोलॉजी में बैठते हैं कोई हमें एकदम ब्लाइंड ना समझे इस मामले में। जब तक आपकी ज्योग्राफिकल फैक्ट एकदम क्लियर नहीं होंगे कि कोई शहर बोल रहा है वो किस जगह पर होगा, तब तक आप गणनाएं करने में बड़े वीक रहेंगे। इसलिए इस चीज़ को थोड़ा बढ़ाएं, इसका विस्तार करें और पूरी कैलकुलेशन अपने उंगलियों पर रखें। तो दोस्तों ये था वर्ल्ड ज्योग्राफिकल मैप लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड अकॉर्डिंग टू आइज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी, इसमें क्या बदलाव आप चाहते हैं और क्या चीज़ें इसमें ऐड करनी चाहिए, वो सारी बातें आप हमें बताइएगा। मिलते हैं अगली लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।